कि अगर 4-5 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है और 4 शेड भी लगने हैं और 200 प्लस एनिमल भी रहेंगे, तो इसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर भी लगेगा, बहुत सारी मशीनरी इक्विपमेंट भी लगेंगे। कि एक स्टार्ट से पहले एक प्री स्टार्ट जो है पायलट। पूरा पायलट प्रोजेक्ट चला करके फिर आप एक हाईटेक डेयरी फार्म बनाने जा रहे जी हैं। जी। जो आप सर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट, लगभग कितनी लागत का आपका अनुमान है? ये करीब करीब 5.5 CR के आसपास का है। 5.5 CR का। 5.5। तो बैंक से सारा अप्रूव हो गया? जी, पूरा प्रोजेक्ट। पूरा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। सर बैंक से जब आपने इतना लंबा फाइनेंस कराया 5.5 करोड़ का, तो आपको क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स लगे, क्या आपने एफर्ट डालने पड़ा ये पूरे प्रोजेक्ट में, थोड़ा वो बताइए। तो लगभग क्या लगता है आपको कितने % इंटरेस्ट लगेगा? हाँ, जैसे सर जैसे हम बैंक जाते हैं फाइनेंस करवाने, जैसे खासकर डेयरी फार्मिंग पे देखा जाए, हाँ। तो जैसे आपने बताया कि एक बड़ा व्यवसाय है, कॉमर्शियल है, सब एक के साथ पूरा जुड़ा काम है। हाँ। तो जैसे उसमें ज़मीन कितनी होनी चाहिए, कैसे क्या मतलब मेन बेस क्या रहता है? किसान साथियों नमस्कार। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मुझे लोन लेकर के डेयरी फार्मिंग शुरू करना है, मुझे हाईटेक डेयरी फार्म बनाना है। इसी की जानकारी लेने के लिए हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक ऐसे किसान साथी के पास आए हुए हैं जो हाई रिस्क लेकर लगभग 5.5 CR यानी 5.5 करोड़ का डेयरी फार्म बनाने जा रहे हैं, वो भी भैंसों का फुल्ली ऑटोमेटिक। तो कैसे क्या डेयरी फार्म बनाने का उनका प्लान है, कैसे उनको बैंक से लोन मिला, और कैसे जो आप देख सकते हैं पूरा भी सिंपल खेत है यानी प्लेन खेत है, इसमें कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, किस नस्ल की भैंस का पालन करेंगे, और डेयरी में क्या क्या ऑटोमेटिक चीज़ें करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि मलकीत सर जो कि लगभग 300 भैंसों का पालन करते थे, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, और जो एक बैंकर वो भी आए हुए हैं कि कैसे क्या इनको लोन मिला, और लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, और बैंक क्या क्या देखती है इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कि लोन हम दें या ना दें। तो पूरा फुल डिटेल्स में हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो फुल देखिएगा ताकि आपको डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड कैसे करें, कैसे लोन लें, पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए किसान साथियों वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो पुनः फिर एक बार से मैं कह रहा हूँ कि वीडियो आप पूरा देखिएगा। सर स्वागत है आपका फार्मिंग एजुकेशन अब यूट्यूब चैनल पे। सर नमस्कार। नमस्कार। वैसे सर आपको सारे किसान जानते हैं, पर जो किसान नए किसान मतलब कि डेयरी फार्मिंग करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा परिचय हो जाए। बलकीत सिंह सिरसा से हूँ। डेयरी फार्मिंग का अनुभव था तो इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, उन्होंने इनवाइट किया था। जी, आप सिरसा से सर इतनी दूर मध्य प्रदेश आ गए, 1000 किलोमीटर प्लस से इतने दूर आ गए, तो इतनी दूर से आने का रीज़न क्या रहा? इन्होंने श्रीवास्तव जी ने मेरी एक वीडियो देखी थी, उससे नंबर लिया, ये फार्म शुरू करना चाहते थे। जी, जी। तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरा ऐसा 200 प्लस बफलो का मेरा फार्म है और 4-5 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था। जी। तो ये कैसे करना है ये मेरे से पूछ रहे थे, ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, अच्छा। तो फिर इन्होंने 3-4 बार कॉल हुई, फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक बार मौके पे आइए और थोड़ी सजेस्ट करिए कि आगे क्या करना है। और ये तो बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो फिर इसमें बड़े प्रोजेक्ट में रिस्क भी ये रहता है कि अगर 4-5 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है और 4 शेड भी लगने हैं और 200 प्लस एनिमल भी रहेंगे, तो इसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर भी लगेगा, बहुत सारी मशीनरी इक्विपमेंट भी लगेंगे। और मैंने इनको सजेस्ट किया था कि इसमें ना बहुत ज़्यादा कई बार खर्चा हो जाता है, जैसे फंड अपने पास होता है, इनिशियल स्टेज पे बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है, और बाद में मैनेजमेंट करने के लिए एनिमल्स के फीड पाउडर के लिए भी काफ़ी चैलेंज खड़े हो जाते हैं। ताकि ये मशीनरी के ऊपर या बहुत सारी कंपनियां हैं वो बहुत सारा माल बेच देती हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करवा देती हैं। थोड़ा अच्छा, उससे अवेयर रहें कि कुछ फिजूल खर्ची ना हो जाए, फिजूल खर्ची ना हो इनिशियल जाए। स्टेज पे फिजूल खर्ची ना हो जाए, अच्छा, अच्छा। ताकि बाद बाद में फीड पाउडर का और उनको मैनेजमेंट का, पशु खरीदने का झंझट ना हो। बिल्कुल। तो जैसे यहाँ के जो डेयरी फार्मर हैं श्रीवास्तव जी, हमारी लंबी चौड़ी बातचीत हुई, तो उनको आपने क्या गाइडेंस दिया? जैसे आपने बताया कि कॉस्ट कटिंग एक तो करना है, और भैंसों का फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उनको क्या आपने जानकारियाँ सजेस्ट की, थोड़ा वो बताइए? अभी जैसे इन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कि मैं 33 लाख रुपए का मेरा एक मिल्क पार्लर बनेगा जी। और क्यूबिकल बनेंगे और ये सब चीज़ें मैं बनाऊंगा, तो ये कैटल फार्म का स्ट्रक्चर लगाना चाहते थे, जैसे कैटल फार्म में होता है। एक जी, जी। कंपनी से बात भी इनकी हुई थी, तो ये 40-50 लाख का कुछ ऐसा खर्चा कर रहे थे जो उसका भैंसों के लिए ठीक नहीं था। पैसा वेस्ट था। पैसा वेस्ट ना कहें, लेकिन उसका सही यूज नहीं था। अच्छा। अगर मिल्क पार्लर से शुरू कर रहे हैं तो जो नई भैंसें आती हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती, तो इसलिए 30-35 लाख उसमें लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता था। तो मैंने इनको यही सजेस्ट किया कि इनिशियल स्टेज पे आप हैंड मिल्किंग करें, और बकेट वाली, अगर आपने मिल्किंग मशीन लगानी तो बकेट वाली लगाएं, पार्लर नहीं बनाएं। अच्छा, पार्लर का जो खर्चा है वो बचाएँ। और बच्चों के लिए इन्होंने अलग से कुछ प्लानिंग कर रखी थी, जैसे कैटल फार्म में होती है। तो बफलो फार्म में ये सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो भैंसें ताज़ा काविंग करती हैं, अगर उनका बच्चा अलग रखा जाए तो वो बहुत इरिटेट हो जाती है, परेशान हो जाती हैं वो। जी। तो बच्चे तो साथ में रखने का इनका प्लान नहीं था, कि उनको ऐसे सजेस्ट किया गया था। तो फिर इनको मैंने कहा कि बच्चों की जगह बिल्कुल साथ में बनाएं, भैंस के पास ही बच्चा बंधना चाहिए। उनकी व्यवस्था के बारे में बात हुई। फिर ये शेड काफ़ी चौड़ा बना रहे थे, तो मैंने कहा इतने चौड़े की ज़रूरत नहीं है, लगभग इनको 60 फीट की चौड़ाई काफ़ी, जिसमें बच्चे और सब चीज़ें हो जाएंगी। फिर टीएमआर के बारे में मैंने सजेस्ट किया कि टीएमआर का यूज़ कैसे करना है। जी। टीएमआर वैगन जब आएगी तो
उसके लिए इनको कैसा रास्ता रखना चाहिए, कैसी इनकी अंदर सर्विस लाइन बनानी चाहिए। तो जो मेरे अनुभव रहे मैं इनको वो सजेस्ट किया है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने सारा चीज़ बता दिया, कंस्ट्रक्शन तो बता दिया आपने और पालने का तरीका बता दिया। मेन प्रॉफिट आता है दूध बेच के, उसमें आपने क्या कुछ इनको सजेस्ट किया, क्या इनका पहले का प्लान था? देखिए, अगर सारा दूध आप किसी को देंगे, किसी को देंगे दूध, अगर कोई कलेक्शन सेंटर पे डालेंगे तो उसमें तो कोई इसकी वैल्यू नहीं आती। जी। तो अगर भैंस का दूध 70 रुपये बिकता है तो उसका तभी तो प्रॉफिट आएगा। फिर जैसे अभी गोबर के बारे में इनके साथ वेस्ट मैनेजमेंट का हुआ कि गोबर को का कैसे अभी उसको कंपोस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, बायोगैस प्लांट के बारे में भी प्लान किया है इनसे। अच्छा। और फीड का प्रोजेक्ट लगाने के बारे में बात हुई कि फीड ये अपनी बनाएं, वो सस्ती भी पड़ेगी और क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। अच्छा, अच्छा। और ब्रीडिंग के ऊपर कैसे आगे इन्होंने आगे प्लान करना, वो सब लंबी चौड़ी इनसे बातचीत हुई है 2 दिन बिल्कुल, से। मतलब ए टू जेड जानकारी जो डेयरी का सार होता है, जो आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, वो सर को मतलब एक थोड़े समय में ही आप दे दिए। हाँ, हाँ, इनको अभी ये बताया कि जैसे अभी इनके 4 शेड बनेंगे, अभी उसमें 2-3 महीने उसमें लग जाएँगे ना। तो शेड के बाद जो बाकी चीज़ें होंगी आगे, वाटर मैनेजमेंट की होगी, फोडर की होगी, साइलेज की होगी, पिट बनेंगे उसके, वो सारी चीज़ें इनके डिस्कशन होती रहेगी। अच्छा, तो सर जैसे हाँ, क्या कहना चाह रहे थे आप? इनको आगे जैसे-जैसे अभी इनका 1 साल का ये पूरा सेटअप रहेगा कि पशु भी खरीदने हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ देखनी है। क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, तो वो यूट्यूब के माध्यम से जो बेच रहे हैं, तो वो बहुत बढ़ा-चढ़ा के बेच देते हैं बात को, उतनी बात पशु में होती नहीं। जी। तो इनको ये भी बताया कि ब्रोकर के झांसे से कैसे बचना है, ताकि पशु आपको वाजिब रेट पे मिले और कोई उसमें चीटिंग वगैरह का ना रहे। जी। तो काफ़ी चीज़ों पे बात हुई है, अभी लंबा समय लगेगा हाँ, क्योंकि बिल्कुल। बड़े प्रोजेक्ट में हाई रिस्क होता है। जी, जी। अगर प्लानिंग थोड़ी-सी भी ऊँच-नीच हुई तो पूरा प्लानिंग में लॉस हो जाता है। और छोटा-मोटा अमाउंट नहीं है। हाँ, बड़ी अमाउंट में तो हाई रिस्क भी है, हाई बिल्कुल। प्रॉफिट है तो हाई रिस्क भी तो है। हाँ, जैसे मेरी बात हुई श्रीवास्तव जी से, उन्होंने बताया कि हम बैंक से ले रहे हैं, तो एक मतलब बड़ा रिस्क है। हाँ, अपना भी उनका काफ़ी फंड लग रहा है और जी, जी। बैंक का भी ले रहे हैं, तो हाई रिस्क तो है, हाई प्रॉफिट तो हाई रिस्क भी है। बिल्कुल। सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक अपना छोटा-सा परिचय बताइए। मेरा नाम कृष्ण स्वरूप श्रीवास्तव है, मिंटू मेरा निकनेम है। जी, जी। अभी हम जो है ये यहाँ पे अभी भैंसों का डेयरी फार्म शुरू प्लान करने किया वाले है। हैं। अच्छा। और ये एक बहुत पुराना सपना था, लेकिन कई परेशानियों की वजह से हम इसको चालू नहीं कर पाए थे। जी, जी। लेकिन अभी अक्टूबर से हमने कुछ प्लान किया है, हम कुछ भैंसें लेके आए हैं, 30 भैंसें, जिसमें हम जो इन 3-4 महीनों में उनमें काफ़ी चीज़ें सीखने को, समझने को हमको मिली हैं उसके अंदर कि हमको क्या क्या चीज़ें हमको उनमें करनी है। जी। क्योंकि एक स्टार्ट से पहले एक प्री स्टार्ट जो है, पायलट, उसको वो किया हमने। पूरा पायलट प्रोजेक्ट चला करके फिर आप एक हाईटेक डेयरी फार्म बनाने जा रहे जी हैं। जी जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर, ये जो पूरा अपना एग्रीकल्चर लैंड है, कितने एरिया में फैला हुआ है? ये पूरा हमारा 45 बीघा का 22 एकड़ का ये लैंड है। अच्छा, तो जो आपका फार्म बनने वाला है, कौन से खेत में बनने वाला है? ये वाला जो खेत है, जी, जी। इसके अंदर हम यहाँ पे फार्म कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे आपने पायलट प्रोजेक्ट चलाया, 30 एनिमल से आपने जी, स्टार्ट किया, जी। जो आपका ये बड़ा सेट जो बनाने जा रहे हैं, कितने सेट बनाने वाले हैं और कितने कैटल से आप इसमें रखने वाले ये हैं? टोटल हम 200 का हमने प्लान किया है। 200 200 बफेलो। बफेलो या काऊ? बफेलो। सर जो आपने पायलट प्रोजेक्ट रन किया और अभी कर रहे हैं, तो लगभग कितना वहाँ पे आपने एक्सपेंस किया? मेरा एक्सपेंसेस करीब मतलब स्टार्टिंग एक्सपेंसेस है करीब 30 लाख रुपए का। 30 लाख रुपए आपने पायलट प्रोजेक्ट में खर्च किए। हाँ, तो आप यहाँ पे सेट कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, वो लगभग कितनी लैंड यूज करेंगे? इसमें हमारी करीब 2 बीघा जमीन यूज होगी। अच्छा, 2 बीघे। 2 बीघा। 2 बीघे में आप सेट कंस्ट्रक्शन करेंगे। जी तो आपका जो प्लान है, जैसे आपका 200 बफेलो का आपका प्लान है, जी। तो कितने कितने एनिमल के सेट बनाएंगे आप? हमारे शेड, एक शेड जो रहेगा वो 50-50 एनिमल का रहेगा। 50-50 एनिमल का। जो सेट डिजाइन है वो आपने कहाँ से क्या प्लान किया है, कैसे क्या? देखिए, डिज़ाइन कुछ कंसल्टेंट जो हैं, कुछ लोगों से समझा, कुछ अपना दिमाग थोड़ा सा लगाया, कुछ जो है कि क्या होना चाहिए, जी, जी। कुछ बहुत किस प्रकार से उसमें यूज़ करना है पैसे का, ये सारी चीज़ें उस पर सोच के हमने उसको प्लान किया है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया सर लगभग 50-50 बफेलो के आप सेट बनाएंगे, जी। तो कितने सेट बनाने का प्लान है स्टार्टिंग में? हमारा जो है 90 बाय 120 का एक शेड का प्लान है। 90 बाई 120, 120। यानी कि जो ये हम देख पा रहे हैं, एक शेड 90 चौड़ाई होने वाली है, 120 फीट 120 फीट लंबाई होने वाली है। स्टार्टिंग में सेट हो जाएंगे या सेट मतलब कहने का मतलब आप गोडाउन बनाएंगे स्टार्टिंग में या सेट बनाएंगे, क्या प्लान है? गोडाउन स्टार्टिंग में गोडाउन बनाए। तो गोडाउन लगभग कितने बाई कितने का प्लान किया है? गोडाउन मैंने 40 फीट बाय 100 फीट और 40 बाई 100, 25 फीट हाइट। 25 फीट हाइट। जी तो स्टार्टिंग में बनाने का प्लान है। जी।
और जैसे जैसे हम है कि ट्रक वगैरह जो आते हैं तो वो सीधा अच्छा गोडाउन तक एंट्री करें। जैसे हम देख पा रहे हैं सर, अभी फार्म की स्टार्टिंग में आपने बहुत बड़ा कुआं बना रखा है, जी इसका सर क्या यूज है? नहीं, कुआं क्या है, स्टोरेज अच्छा रहता है कुएं के अंदर। अच्छा, तो खासकर आप स्टोरेज के लिए आपने कुएं का प्लान बनाया? मतलब क्या है कि अगर छोटा इसका जो इसका डायमीटर अगर छोटा है हम्म। तो उसमें स्टोरेज कम होगा, जी। तो पानी कम समय तक चलेगा। अगर स्टोरेज बड़ा है, मतलब डायमीटर बड़ा है, तो स्टोरेज उस पानी उसमें ज़्यादा होगा। अच्छा अच्छा, पानी ज़्यादा होगा। जी। सही बात है। तो जैसे जो आप डेयरी फार्म स्टार्ट करने वाले हैं, जी। जैसे अगर अभी देखा जाए तो आपका पायलट प्रोजेक्ट है, हाँ। वो तो मुझे लगता है यहाँ की लोकल भैंसों से आपने स्टार्ट किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोकल भैंसों से मैंने स्टार्ट किया था। तो अभी मैंने आपका आपको शुरू में भी जैसे मैंने बताया कि मुझे पहले सबसे पहले अपने आप पहले वहाँ पे बैठना मुझे ज़रूरी था, अच्छा अच्छा, सीखना मुझे ज़रूरी था। हाँ, और मैं हाँ। वो शायद हो सकता है अगर 2 या 5 भैंस रखता तो मैं नहीं बैठ पाता। जो आप सर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट, लगभग कितनी लागत का आपका अनुमान है? ये करीब करीब 5.5 CR के आसपास का है। 5.5 CR का। 5.5। तो सारा पैसा आपने पास से लगाना है या कुछ बैंक का भी सपोर्ट लेना है? बैंक का भी सपोर्ट मैं ले रहा हूँ, कुछ अपना भी। लगभग बैंक का सपोर्ट कितना लेंगे? ऑलमोस्ट 70 to 75%। 70 to 75। 30 to 25% मेरा रहेगा। अच्छा अच्छा, हाँ। तो सारा बैंक से ही लगभग आप कर रहे हैं? जी तो बैंक से सारा अप्रूव हो गया? जी, पूरा प्रोजेक्ट। पूरे प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो गया। तो सर बैंक से जब आपने इतना लंबा फाइनेंस कराया 5.5 करोड़ का, तो आपको क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स लगे, क्या आपने एफर्ट डालने पड़ा ये पूरे प्रोजेक्ट में, थोड़ा वो बताइए। देखिए अब उसके अंदर तो क्या है कि रजिस्टर्ड जो मॉर्गेज वगैरह जो होता है वो भी हुआ है, जी। अगर जो FD वगैरह भी लगती हैं, अच्छा। और जो डॉक्यूमेंट जो जनरल KYC वगैरह जो चीज़ है, हम्म स्टेटमेंट हैं, और आपका खुद का वो वर्थ वगैरह जो रहती है, नेटवर्क, जी। उसके ऊपर भी सारी चीज़ देखती है। ऐसे सारी सारी चीज़ें देखती है। तो लगभग कितने दिन वहाँ पे अभी अप्रूव हो गया? अप्रूव 2 महीने। 2 महीने में हो गया? 2 महीने। अच्छा जी। तो मतलब कहने का मतलब जैसे बैंकर ने भी देखा होगा ना कि आपने एकदम मतलब बिना मोह किए हुए पहले अपने पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट जी किया। जी, सबसे वो सबसे बड़ी चीज़ वो बैंक की जो रही वो यही रही कि हमारे पास में करीब इतना ही था। जी जी बिल्कुल। और कहने का मतलब बैंक वाले भी जान गए कि नहीं आपको रियल में अच्छा काम करना है, क्योंकि जो ये क्षेत्र है, अगर आप अच्छा मॉडल बनाएंगे तो यहाँ के जी। किसानों के लिए आप मतलब अच्छा विजन तैयार कर पाएंगे। जी, सबसे बड़ी बात मेरा मानना है कि ये खेती के साथ में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो किसान को उस तक जोड़ी रहती है। और आज की उसमें सबसे ज़रूरी जो जो पैसा जो चाहिए, जो नई जनरेशन है, उन लोगों को भी एक वो चाहिए, एक रिक्वायरमेंट है उनके खर्चों की, और वो कुछ करना चाहते हैं, जोशीले सब हैं, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। जी जी जी। हम प्लानिंग ये लेके चल रहे हैं कि फ्यूचर में हम उनको एक अच्छी ब्रीड दे सकें। किसान यहाँ अच्छे किसान हैं, सक्षम किसान हैं, और सब करना चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन गाइडेंस कहीं हमने भी बहुत सारी जगहों से लिया है। तो हम चाहते हैं कि अगर ये चीज़ से एक जगह पे हम उस चीज़ को करें। हम कई जगहों पे घूमे हैं। तो अगर देखा जाए सर, किस योजना के अंतर्गत आपका ये 5.5 CR का अभी हमने प्रोजेक्ट हुआ है? किसी योजना के तहत नहीं लिया, हमने तो सिर्फ कमर्शियल वर्क किया है। कमर्शियल लिया, तो इसमें क्या सब्सिडी मिलेगी या आपको? अभी इस पे हम गए नहीं हैं, अभी सब्सिडी के ऊपर गए नहीं है। नहीं तो सब्सिडी पे जाते तो हमारा कंसंट्रेशन सब्सिडी पे रहता, प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाते। अच्छा, कहने का मतलब कुल मिला के प्रोजेक्ट रन करना है, प्रोजेक्ट रन करना है। आपको कोई किसी प्रकार का लालच नहीं है कि हमें सब्सिडी लेनी है इतना? सब्सिडी अभी सब्सिडी पे हम गए भी नहीं हैं। अच्छा, तो जो आपका फाइनेंस हुआ है पूरा कॉमर्शियल वाला हुआ है, जी, तो लगभग क्या लगता है आपको कितने % इंटरेस्ट लगेगा? देखिए अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट है। जी। हमको 9% के आसपास का इंटरेस्ट है। 8.2 है, 8.2। तो जैसे आप हाईटेक फार्म बना रहे हैं भैंसों का, हाँ। तो आप क्या क्या हाईटेक करने वाले हैं? देखिए अभी पहले तो हम जो प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें कुछ चीज़ें हैं कि इसके अंदर मैक्सिमम लेबर का कम से कम यूज़ हो। अच्छा। हमारा पूरा कंसंट्रेशन इस पे है, क्योंकि बिल्कुल। सबसे बड़ा खर्चा लेबर का होता है। सबसे बड़ा खर्चा लेबर का होता है। जैसे आपने बताया कि हमारे पास लगभग 45 बीघे ज़मीन है, जिसमें से 2 बीघे में हमारा कंस्ट्रक्शन रहेगा। जी तो जो आपका शेड बनेंगे वो लगभग 50-50 एनिमल्स के 4 शेड बनेंगे। जी। तो उस शेड में आप कैसे शेड प्लान जो आपने डिज़ाइन किया है, क्या कैसा प्लान है, मतलब कैसे बनाना है कि स्क्रैपर, मतलब कुल मिला के उस शेड के अंदर क्या क्या मशीनें चल सकती हैं? उसके अंदर हम लोग प्लान कर रहे हैं TMR का, TMR। स्क्रैपर का, जी। और मैक्सिमम जो है जितना मैन्युअली काम कम से कम हो ये हम प्लान करके चल रहे हैं। अच्छा, मैनुअल काम कम से कम हो वो आप प्लान करके चल रहे हैं? जी अच्छा जी। जो कंस्ट्रक्शन आप करवाएंगे वो टीन सेट का कराएंगे या? जी, 3 शेड का। सर टोटल टीन सेट का? जी। अच्छा, जैसे भैंसों को अगर देखा जाए तो पूल में नहाना, स्विमिंग करना बहुत पसंद है, हाँ। तो क्या स्विमिंग हम पूल का भी फ्यूचर प्लान में है? प्लानिंग है कि स्विमिंग पूल तो नहीं, लेकिन एक
जो जनरली एक उनको जो एक माहौल चाहिए वो तो हम एक तालाब बोल तालाब सकते का हैं। जो है वो हम एक प्लान है प्लान कर रखा है। तो आप लगभग कितने टोटल एग्रीकल्चर लैंड में फार्मिंग करते हैं? मैं टोटल क्या है कि ज़मीन एक जगह पे नहीं है, अलग अलग जगह पे है, तो मैंने मैक्सिमम जगह पे बटाईदार रख रखे हैं। अच्छा, हाँ, तो कुछ फिर भी ज़मीनें मैंने लीज पे भी दे रखी हैं। कुछ लीज पे लगभग, फिर भी अगर देखा जाए टोटल एरिया टोटल एरिया जो है करीब करीब 30-35 बीघा तो लीज पे दे रखी हैं, और करीब 30-35 बीघा के ऊपर में पर्सनल कर रहे हैं। 30-35 बीघा, बाकी कुछ हमारी वेस्ट लैंड काफ़ी हैं। अच्छा कर, जी। मतलब ज़मीन इतनी है कि आप बोलने में शर्म आ रही ये कह सकते हैं। हाँ। कोई बात नहीं। तो जैसे आपने बताया कि हम जो अब फार्म बनाना है, आधुनिक फार्म बनाना है, टीएमआर यूज़ करना है, मिल्किंग मशीन भी यूज़ करना है। मिल्किंग मशीन का हम लोग का चल रहा है, हमने उसको अपने प्लान में रखा है और उसकी हम प्लानिंग करके रखेंगे, लेकिन हम क्या है कि उस पर थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से देखने के बाद में उस चीज़ के ऊपर हम जाएंगे, अच्छा, प्लान तो रखेंगे। जैसे लोग मेन क्या है, जैसे भैंसों में सारा काम तो ऑटोमेटिक हो सकता है, जी और कुछ फार्म हमने भी देखे हैं, और जैसे आपने सर हरियाणा से मलकीत सर उनको भी बुलाया है आपने, जी जी। तो उनसे आपको क्या क्या सहायता मिली? देखिए मलकीत सिंह जी, देखिए उनका एक मेरी उनसे जब बात हुई तो एक काफ़ी अच्छा अनुभव मुझे उनका लगा जी कि मलकीत सिंह जी जो है उन्हें एक एक बारीकी जो उन्हें प्रैक्टिकल किया हुआ है। जी जी। तो उनको मैंने जब उनसे मेरी बातचीत हुई तो फिर मैंने उनको बोला कि सर एक विज़िट आपकी, और उन्हें विज़िट दी भी सही, हाँ बिल्कुल। और उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें समझने को मिली। आपके इलाके में जो ट्रेडिशनल कल्चर चला आ रहा है, उसको ना फॉलो करके आप पूरा वैज्ञानिक विधि से आप डेयरी फार्मिंग करना चाह रहे हैं। जी, दोनों चीज़ें कॉम्बो कॉम्बो सेमी ऑटोमेटिक बोल सकते हैं। जी। अब 2-3 महीने इसमें लगेंगे, उसके बाद में ज़्यादा अच्छे से ये रहेगा कि मैं उस समय आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँ कि क्या विज़न मेरा था। जो मेरी जो प्लानिंग है, बहुत सारी प्लानिंग मैंने उसमें सोच के रखी हैं, वो अपन अगले 3-4 महीनों में फिर वो उनको एक्सप्लेन करके बताएंगे। एक्सप्लेन मतलब नहीं, उस वर्क को करके बताएंगे। अच्छा, करके बताएंगे। एक्सप्लेन करना एक अलग बात हो जाती है, वो सब्ज बाग दिखाना वाली बात हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। प्रैक्टिकल करो जी जी। और उसको एक व्यवस्थित रूप से, और फिर वही गाइडेंस जो है किसी भी व्यक्ति को, अगर आपने किया हुआ, आपका प्रैक्टिकल किया हुआ, वो किसी को बताओगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने समय ओके, निकाल करके जी। पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दिया। सर सबसे पहले छोटा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिसिंग बाय प्रैक्टिस कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। अच्छा। इंदौर का निवासी हूँ मैं, जी जी। और प्रैक्टिस मेरी वहीं है। अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट मोर और लेस सेम डिग्री से रिलेटेड ही रहता है। जी जी। और हमारा फंक्शन रहता है, मैं एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंसी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, अच्छा फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट आपने देखा, आपको कैसा लगा? मतलब क्या कुछ आपकी राय है, क्या आपने फार्मर को सजेस्ट एक्चुअली किया? प्रोजेक्ट देखा, मतलब प्रोजेक्ट तो विचार तो इनका था, श्रीवास्तव जी का, कृष्ण स्वरूप श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव जी का, जी इनका विचार था। इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हमें प्रोजेक्ट डालना है। जी। तो बाकी पूरे मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एक प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जो ज़रूरत की इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उसको हमने इंक्वायरी करके उनसे पूछा। मुझे लगा कि वायबिलिटी है, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो रिक्वायरमेंट देख करके मुझे लगा कि वायबिलिटी है, तो उसको लेकर के फिर प्रोसीड किया गया आगे। तो जो सर बैंक फाइनेंस करता है तो क्या क्या देखता है, थोड़ा वो बताइए। बैंक फाइनेंस के लिए आपके पास में एक तो इंटेंशन, सबसे पहला है इंटेंशन होना चाहिए, आपके पास में इतनी वर्थ होनी चाहिए कि बैंक फाइनेंस को आप उसको उतने हैंड्स होने चाहिए, और आपका इंटेंशन सही होना चाहिए कि आपके पास में इतने फंड्स भी हो कि आप उसको कैपेबल हो, और इतनी वर्थ होनी चाहिए आपके पास में कि अच्छा। कैपेबल हो, उतना नॉलेज होना चाहिए उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जी और बाकी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी सबसे पहले, आप प्रोजेक्ट भी डाल रहे हो, प्रोजेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। आप अगर 5 भैंसे 10 भैंसे या 10 जानवरों को पाल के रखे हो, तो हमेशा शुरुआत छोटे से करना चाहिए। जी। छोटे से कैसे कैसे आपको, आज 10 भैंसे तो 10 गायों को आप नॉर्मल आप पाल सकते हो कहीं पर भी, जी। और नॉर्मली सभी गाँव वाले रखते ही हैं। अच्छा अच्छा। और 25-50 भैंसों को या 50 जानवरों को आप पाल करके और दूध मिल्किंग सिस्टम को करना, फिर एक आपका विजन थोड़ा सा अलग हो जाता है बिल्कुल, नॉर्मल हाँ, से। कॉमर्शियल लेवल पे हो जाता कॉमर्शियल लेवल पे हो जाता है। तो कॉमर्शियल लेवल के लिए आपको फिर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। इसमें एक भले आप 50 एनिमल्स को रखो, 100 एनिमल्स को रखो, या 200 एनिमल्स को रखो, किसी को भी रखो, आपको ट्रीट करना पड़ेगा एज ए जॉइंट फैमिली। हाँ, जैसे सर जैसे हम बैंक जाते हैं फाइनेंस करवाने, जैसे खासकर डेयरी फार्मिंग पे देखा जाए, हाँ हाँ तो जैसे आपने बताया कि एक बड़ा व्यवसाय है, कॉमर्शियल है, सब एक के साथ पूरा जुड़ा काम है, हाँ। तो जैसे उसमें ज़मीन कितनी होनी चाहिए, कैसे क्या मतलब मेन बेस क्या रहता है जमीन बैंक तो का? आपको अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी कि आपके पास में सबसे पहले कि आपके पास में क्या अवेलेबिलिटी है, और आपके पास में नॉर्मल गाँव में सबसे ज़मीनें काफ़ी होती है, वो दिक्कत नहीं है। अच्छा। जमीन तो काफ़ी होती है, उनकी खेती बाड़ी के लिए तो ज़मीन का इतना मतलब मस्ट नहीं जमीन है का कि- कोई मैटर नहीं रहता है, मैटर है आपका विजन का, अच्छा कि आपका विजन होना चाहिए, और आपके पास में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको
संभाल सको, उतने हैंड्स होने चाहिए ये पूरा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट, इतने रिसोर्सेज भी है हाँ तो किया जा सकता है। मतलब कोई मेन ये दिक्कत देखती है बैंक की आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, नहीं। बिल्कुल जज्बा होना चाहिए जज्बा किसी होना प्रोजेक्ट को चाहिए। करने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि प्रॉफिटेबिलिटी, और गांव में कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं गांव से बेस, जहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल है और जहाँ प्रोडक्ट की खपत का कोई समस्या नहीं है। एक ऐसी चीज़ है कि एसेंशियल कमोडिटी है ये, एक प्रकार से मिल्क है, मिल्क की डिमांड हमेशा है, तो मिल्क का डिमांड कभी कम नहीं होनी है, बढ़नी ही है। जी जी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़नी है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़नी है। जी वो तो मिल्क की खपत की कोई समस्या है नहीं। तो सबसे पहले किसी भी नई इंडस्ट्री डालते टाइम में सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसकी खपत है कि नहीं है, उसको सेलिंग कैसे किया जाए। यहाँ सेलिंग की समस्या है ही नहीं, तो फिर वाइबिलिटी वाला प्रश्न, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिना वाइबिलिटी का हाँ, मतलब कि ये प्रॉफिटेबल नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ जैसे आपने बताया शुरू से हाँ। लेकर अंत तक हाँ। कि एक जज्बे की जरूरत होती है। दूसरी बंदे के चीज अंदर। ऐसी है कि एसेंशियल कमोडिटी में अगर कोई प्रोडक्ट का दाम, इनके रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली फिनिश गुड्स का भी दाम बढ़ेगा, जी, जी, आपके बिल्कुल। प्रोडक्ट का भी दाम बढ़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए कोई समस्या नहीं है। गाँव में अगर आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके पास, कि जिससे अपने इसके डेयरी फार्मिंग के लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए, एनिमल फीड चाहिए, जी जी बिल्कुल। और एनिमल फीड अपने गांव में अवेलेबल है। तो बिल्कुल। एनिमल फीड आपके पास में अगर अवेलेबल है, वो मोर और लेस 50-60% तो कॉस्ट एनिमल फीड की आती है, और उसी को आप जितना मिनिमाइज कर सकते हो, अपने यहाँ पे खेत है, खेतों में उगा सकते हो, तो उसकी कॉस्ट को ओवरकम कर सकते हो, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को और बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद सर जो आपने अपना अनुभव बताया। थैंक यू।